हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द इंडो यूनिक यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन की बिहार बोर्ड की किताब जो कि जीव विज्ञान की है उसको कवर कर रहे थे। पहला चैप्टर जो कि जैव प्रक्रम और पोषण था वो ख़त्म हो चुका है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ दूसरा चैप्टर जो कि है श्वसन। तो हमने पिछले अध्याय में बहुत कुछ पढ़ा था, जैसे कि जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा की पूर्ति पोषण के द्वारा होती है। ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। वातावरण से ग्रहण किए गए जो भी भोज्य पदार्थ हैं वो मुख्यतः जटिल रूप में होते हैं और जटिल रूप में ऊर्जा का उत्पादन करना संभव नहीं है। इसीलिए जटिल खाद्य पदार्थों को पाचन के द्वारा उनको सरल रूपों में परिवर्तित किया जाता है ताकि ऊतक जो है उसको आसानी से अवशोषित कर सके और उसका ऊर्जा के उत्पादन के लिए इस्तेमाल कर सके। अब देखिए, जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ था उससे ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। तो जो पचे हुए भोज्य पदार्थ रहते हैं उससे ऊर्जा का उत्पादन भोजन अणुओं के ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। तो वो कैसे होता है, तो वो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ऑक्सीकरण को जानना पड़ेगा कि ऑक्सीकरण क्या होता है। तो वो सभी क्रियाएं जिनमें तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है, मतलब कोई भी ऐसा यौगिक हो यदि उसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो उस क्रिया को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण। ठीक है, तो अब देखिए, आप इसको देखिए, यहाँ पे क्या था, ग्लूकोज था। ये ग्लूकोज एक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग होता है तो क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। ये है ऊर्जा, एटीपी एडोनिसिन ट्राईफास्फेट जो कि ऊर्जा है। साथ में पानी का भी निष्कासन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी निकलता है। तो हुई ना ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, ऑक्सीजन का संयोग ही ऑक्सीकरण होता है। तो पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, ये देखिए पूरी तरह से टूट चुका है। ठीक है, अब ये टूट गया है तो टूटने के बाद जो हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ये टूटा हुआ पदार्थ ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऊर्जा का उत्पादन करता है। ठीक है, अब भोजन अणुओं का ऑक्सीकरण भी दो परिस्थिति में होता है। एक तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जिसको कि हम अवायवीय श्वसन कहते हैं, और दूसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिसको कि वायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन अणुओं के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो ऊर्जा बहुत ही कम होती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सीजन नहीं होने के कारण वहाँ पे जो ऊर्जा निकलती है बहुत ही कम मात्रा में होती है। अब भोजन अणुओं में जो ऊर्जा संचित है उससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त हो, इसके लिए ज़रूरी है कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया जब हो तब उसमें ऑक्सीजन जो है वो उपस्थित होना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा निकालना चाहते हैं तो ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग कह सकते हैं कि शरीर को पोषण के साथ साथ मतलब क्या चीज़ का ज़रूरत है, तो ऑक्सीजन का भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा नहीं मिलेगा। शरीर को ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, तो श्वसन की अभिक्रिया से मिलता है, सांस लेने की अभिक्रिया से मिलता है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, ये देखिए श्वसन क्या है, तो श्वसन वह प्रक्रम है जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण, भोजन क्या है C6H12SO6, भोजन को तोड़ करके ये सरल बना है ना, तो यह है भोजन। तो भोजन में क्या होता है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के लिए वातावरण से ऑक्सीजन शरीर के अंदर ली जाती है। हम लोग वातावरण से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेते हैं और ये जो होता है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया करके भोजन के साथ ऊर्जा मुक्त करता है। इस ऑक्सीकरण के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आप इसको देखिए कि यहाँ पे भोज्य पदार्थ था जो कि सरल रूप में अच्छी तरह से टूट चुका है। ये हमने श्वसन की क्रिया से ऑक्सीजन लिया। ऑक्सीजन लेने के बाद क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकाला, साथ में हमें ऊर्जा भी मिला।
इतना समझ में आ गया। अब देखिए, ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका में सरल भोज्य पदार्थ, जैसे सरल भोज्य पदार्थ क्या है, यही ना सरल है, जो कि जटिल था उसको हमने तोड़ दिया, सरल में कर दिया। क्या था, कार्बोहाइड्रेट को हमने तोड़ करके ग्लूकोज बना दिया। और या फिर तो कभी कभी वसा भी होता है, या अमीनो अम्ल का विघटन होता है, मतलब टूटता है वो। इससे क्या होता है, इसके टूटने से, ये सरल है और भी ज़्यादा ये टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो इसके टूटने से रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है। और यह ऊर्जा जो मुक्त होती है वो एटीपी जैसे विशेष प्रकार के यौगिक के रासायनिक बंधन में संग्रहित हो जाती है। ये एटीपी क्या है, तो एटीपी को पहले समझते हैं कि एटीपी क्या है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण के फलस्वरूप यह 38, ठीक है। तो बोल रहा है एक अणु ग्लूकोज का, मतलब एक अणु ग्लूकोज का रहेगा, उसमें पूरी तरह से ऑक्सीकरण होगा, मतलब उसमें ऑक्सीजन जब जुटेगा तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, 38 अणु बनते हैं एटीपी के, ठीक है। एटीपी है क्या, तो एटीपी ऊर्जा का भंडार है, यहाँ पे ऊर्जा संचित होता है। एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं। एटीपी में जो ऊर्जा संचित रहती है वह ऊर्जा जीवों के आवश्यकता अनुसार विघटित होकर ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे जीवों की विभिन्न जैविक क्रियाएं संचालित होती है। आपको समझ में आ गया कि एटीपी कैसे बनता है, तो आप फिर से इस डायग्राम पे जाएंगे। अब देखिए, ये है ग्लूकोज का एक अणु, इसमें ऑक्सीकरण हुआ, मतलब ऑक्सीजन का संयोग हुआ, तो ये बन गया एटीपी। एटीपी कितने अणुओं का बना, 38 अणुओं का एटीपी बन गया। अब इस एटीपी का इस्तेमाल हम लोग किस लिए, एटीपी है क्या, ऊर्जा है, तो इस ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग अपना जीवन का जो भी क्रिया है, दौड़ना, खेलना, कूदना, खाना बनाना, पढ़ना, ये सारे जो भी क्रिया करते हैं उस क्रिया में इस एटीपी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अब एटीपी जो है वो सभी जीवों, जितने भी जीव हैं, समस्त जीव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कहलाता है। क्यों कहलाता है सार्वजनिक वाहक, इसलिए क्योंकि इसका उत्पादन शरीर के अंदर होता है, जीवित कोशिका में ही होगा। यदि कोशिका जीवित नहीं है तो इसका उत्पादन नहीं होगा, इसीलिए इसको जैव ऊर्जा भी कहते हैं। मतलब एटीपी को जैव ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि इसका उत्पादन जो होता है वो शरीर के जीवित कोशिका में होता है। अब जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका कैसे उत्पादन हुआ, ये जैव ऊर्जा, ये क्या है, एटीपी क्या है, जैव ऊर्जा। तो इसका उत्पादन कैसे हुआ, कोशिका ने किसका इस्तेमाल किया, ग्लूकोज का इस्तेमाल किया। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ग्लूकोज क्या है, कोशिकीय ईंधन है। मतलब जैसे ही हम ईंधन डालें, ग्लूकोज क्या है, कोशिका के लिए ईंधन है। कोशिका को बनाना है ऊर्जा, ठीक है, कोशिका को बनाना है ये जैव ऊर्जा, तो ग्लूकोज का इस्तेमाल करती है और जैव ऊर्जा बनाती है। मम्मी लकड़ी का इस्तेमाल करती है और खाना बनाती है, तो लकड़ी क्या हो गई, ईंधन। तो कोशिका क्या करती, ग्लूकोज का इस्तेमाल करती है, तो कोशिका क्या हो, ग्लूकोज क्या हो गया, ग्लूकोज क्या हो गया, जैव कोशिकीय ईंधन, मतलब कोशिका का ईंधन है। अब ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इस क्रिया में आप देख रहे होंगे कि सह उत्पाद भी इसमें है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी सह उत्पाद है ये। इस प्रकार उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड और तथा शरीर की आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपलब्ध जल जो होता है शरीर से बाहर कर दिया जाता है। जैसे ही क्रिया होती है तब क्या होता है कि शरीर में यदि ज़्यादा जल मौजूद है तो वो इस क्रिया के द्वारा, मतलब श्वसन की क्रिया के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है नहीं, तो वो तो बाहर होना ही है, तो वो बाहर होगा। साथ में आवश्यकता से अधिक यदि जल है शरीर में तो वो भी बाहर हो जाता है। श्वसन की परिभाषा मैंने आपको बता ही दिया है कि श्वसन क्या है। श्वसन वैसा क्रिया को बोलते हैं जो बाहरी वातावरण से ऑक्सीकरण, ये है ऑक्सीकरण के लिए वातावरण से ऑक्सीजन लेकर के शरीर के अंदर ली जाती है और ऊर्जा मुक्त होती है। और इस ऑक्सीकरण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होता है और शरीर से अतिरिक्त जल भी बाहर निकाला जाता है। अब
श्वसन क्रिया में क्या हुआ, ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण हुआ। कहाँ हुआ ऑक्सीकरण? कोशिका में हुआ। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग कोशिकीय श्वसन कहते हैं। संपूर्ण कोशिकीय श्वसन जो होता है दो अवस्था में होता है। एक आपको अभी मैंने बताया अवायवीय श्वसन, जो कि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, और दूसरा है वायवीय श्वसन जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। तो देखिए, वायवीय हो या अवायवीय, दोनों में प्रथम चरण ये होता है। प्रथम चरण के अंतर्गत क्या होता है कि ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन अणु वाले हैं उनका आंशिक विखंडन होता है। कि अवायवीय है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और वायवीय है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। तो पहला चरण क्या है, ग्लूकोज का विखंडन। ठीक है, तो अभी हम लोग कर रहे हैं अवायवीय शोषण। तो अवायवीय शोषण में क्या होगा कि ऑक्सीजन ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन अनुपस्थित है। अब इस क्रिया में क्या होगा कि 3 कार्बन अणु का निर्माण होगा। आप एक से इस पिक्चर में देख सकते हैं, जैसा कि देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साफ तौर पे कि 3 कार्बन अणु का यहाँ पे है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या हुआ है, यदि ऑक्सीजन का अभाव है तो यहाँ पे 3 कार्बन अणु बनेगा। यदि ऑक्सीजन का कमी है तो 3 कार्बन अणु बनेगा। एटलीस्ट ऑक्सीजन है ही नहीं तो 2 कार्बन अणु बनेगा। और ये जो क्रिया होगी अवायवीय शोषण जो होता है वो कोशिका द्रव्य में पूरा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें इसके प्रत्येक चरण के लिए एक विशेष एंजाइम होता है जिसके द्वारा ये क्रिया जो होती है संपन्न होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज के अणु है उसका आपने देखा कि आंशिक विखंडन हुआ, और इसमें जो ऊर्जा होगी वो बहुत ही कम भाग में निकल पाएगी, और बाकी जो ऊर्जा बची हुई रहेगी वो पाइरुवेट के बंधन में संचित हो जाएगी, जमा हो जाएगी। ये पाइरुवेट है, यहाँ से इसको ऑक्सीजन मिला नहीं तो पूरा ऊर्जा जा नहीं पाएगी, और कम ही ऊर्जा निकलेगी, और बाकी ऊर्जा पाइरुवेट का जो बंधन है उसी में जमा हो जाएगी। अब पाइरुवेट के आगे आप देख रहे होंगे कि 3 स्थिति बन रही है। 3 स्थिति क्या बन रही है कि पहले तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति बन रही है, और दूसरी ऑक्सीजन का अभाव है, और तीसरे में ऑक्सीजन की उपस्थिति है। तो पहले देखते हैं कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, पाइरुवेट जो होता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये आप देखा कि पाइरुवेट जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या हुआ, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, और इसी क्रिया को हम लोग किण्वन कहते हैं। किण्वन को मैं आपको और डिटेल से समझाऊंगी, जिसको फर्मेंटेशन बोलते हैं, इसी वीडियो में। अब ये क्रिया जो होगी वो ईस्ट में होगी, मतलब पाइरुवेट जो है वो टूटेगा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं किण्वन, और ये क्रिया जो होगी ईस्ट में होगी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अब दूसरा हम लोग का चरण है कि ऑक्सीजन के अभाव में। अब ऑक्सीजन के अभाव में क्या होगी, हमारी पेशियाँ, मतलब हमारी मांसपेशियों की बात हो रही है, तो हमारी जो मांसपेशियाँ होगी उसमें पाइरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। ये पाइरुवेट जो है और हमारी पेशियों में जैसे ही ऑक्सीजन का अभाव होता है तो पाइरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। ये आप देख रहे होंगे लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो गया है, ऑक्सीजन के अभाव के कारण लैक्टिक अम्ल बन गया है, और 3 कार्बन अणु मतलब कि कम ही ऊर्जा निकली है। अब देखिए हम लोग जब बहुत ज़्यादा चलते हैं या दौड़ते हैं तो हमारी मांसपेशियों में तकलीफ़ होने लगती है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग दौड़ते हैं तो दौड़ने के दौरान हांफने लग जाते हैं। हांफने का मतलब क्या है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। दौड़ते दौड़ते हमें लगता है कि हम थोड़ी देर और भी दौड़ सकते हैं, तो उस वक्त जो होता है वो कौन सी ऊर्जा होती है, उस वक्त हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन का अभाव होता है। ऐसे केस में मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बन जाता है और थोड़ी सी ऊर्जा निकलती है। उसी ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग थोड़ा सा और दौड़ लेने में करते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा और दौड़ सकते हैं। तो कब दौड़ पाते हैं, जब जो होता है पाइरुवेट जो होता है वो लैक्टिक अम्ल में और थोड़ा सा ऊर्जा निकालता है और लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। ठीक है, अब लैक्टिक अम्ल टूटता है तो इससे क्या होता है कि
2 दिन या बाद या कुछ एक दिनों के बाद हमारे पैरों में लैक्टिक अम्ल जो है पैरों की मांसपेशियों में जमा हो जाता है, संचय हो जाता है, जिसकी वजह से जो है पैरों की मांसपेशियों में दर्द होने लगता है या तकलीफ होने लग जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन के अभाव में क्या होता है, हमारी पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है और थोड़ी सी ऊर्जा निकलती है। अब तीसरा केस क्या है, तीसरा केस है ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और बहुत सारा ऊर्जा बनेगा। इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है कि पायरुवेट का पूरी तरह से ऑक्सीकरण हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का भी निर्माण हुआ, आपने देखा। क्योंकि यह क्रिया जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसीलिए इस क्रिया को बोलते हैं हम लोग वायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन जो होते हैं 2 चरण है उसके। पहला क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, दूसरा है ऑक्सीजन का अभाव। ये दोनों जो है वो कोशिका द्रव्य में होगा। अब देखते हैं वायवीय श्वसन जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। तो श्वसन का प्रथम चरण तो यही है। प्रथम चरण क्या है कि कोशिका द्रव्य में होगी और पायरुवेट का अणु टूटेगा। अब उसके बाद ये दोनों खत्म करिए, ये दोनों हो गया है। अब इधर आइए, देखिए पायरुवेट जो पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण के लिए कहाँ चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। पायरुवेट का पूरा ऑक्सीकरण होना चाहिए, इसलिए वो कहाँ चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। और यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट जो है वो टूटता है। 3 कार्बन अणु वाला जो पायरुवेट है वो विखंडित जब होता है तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड का ही अणु बनाता है, मतलब पूरा का पूरा ऑक्सीकरण हो जाता है। 3 कार्बन अणु का पायरुवेट था तो 3 कार्बन अणु का कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाया, और ये क्या होता है, विखंडित होकर के एटीपी के अणुओं में संचित हो जाता है। इसके साथ साथ आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाया है 3 अणु वाला, साथ में जल और ऊर्जा भी बनाता है, और यही ऊर्जा एटीपी के अणुओं में संचित हो जाती है। और जब एटीपी का विखंडन होता है तो हम सबको ऊर्जा मिलती है, और उससे क्या होता है, कोशिका के अंदर जो भी क्रिया होने वाली है वो इसी एटीपी के विखंडित होने से निकली ऊर्जा का इस्तेमाल करके ही कोशिका अपना जो भी जैव क्रिया है उसको संचालित करती है। तो ये था पूरा फ्लो चार्ट। यदि आपको अच्छे से समझ में आया तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। यदि नहीं आया समझ में तो इसको वीडियो को फिर से देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में कुछ अंतर होता है, तो थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं कि वायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। पहला अंतर हो तो ये हो गया। और दूसरा अंतर है कि वायवीय श्वसन का प्रथम चरण जो होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है, और दूसरा चरण जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अभी मैंने आपको करके दिखाया, आप देख सकते हैं फिर से कि देखिए वायवीय श्वसन में क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो है इसका प्रथम चरण जो है वो कोशिका द्रव्य में हुआ। कोशिका द्रव्य में प्रथम चरण हुआ जहाँ पे ये पायरुवेट के 3 अणु में टूट गया, और दूसरा चरण जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। जबकि जो अवायवीय श्वसन है उसकी पूरी क्रिया कोशिका द्रव्य में ही होती है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीकरण हो जाता है, मतलब टूट जाता है ग्लूकोज पूरी तरह से। 3 पायरुवेट था तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड अणु में टूट गया और जल भी बनता है। जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। 3 अणु था पायरुवेट का तो यहाँ पे 6 कार्बन अणु था, यहाँ तो 3 कार्बन अणु पायरुवेट था तो यहाँ पे 2 ही कार्बन अणु बना। आपने देखा यहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो आंशिक ऑक्सीकरण हुआ। एवं और क्या बनाता है, पायरुवेट बनाता है, इथेनॉल बनाता है और लैक्टिक अम्ल बनाता है जब अवायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन में ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है और अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये कुछ था डिफरेंस, अंतर था इन दोनों के बीच में। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और है कि किण्वन को थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ज़रूरी है ये। अब देखिए किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया होती है
जीवों के अंदर होने वाली रासायनिक क्रिया होती है। इसमें क्या होता है, जटिल कार्बनिक अणु जो होता है, मतलब जो जटिल रहता है, उस सरल में टूट जाता है। तो कैसे टूटता है, तो सूक्ष्म जीवों की सहायता से जटिल पदार्थ जो होता है वो सरल में टूट जाता है। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि किण्वन का प्रयोग से अल्कोहल या शराब का निर्माण होता है। दूध से जो दही बनता है ना, उसमें भी क्या होता है, हमारा किण्वन की ही क्रिया, मतलब फर्मेंटेशन का ही क्रिया शामिल होता है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीवों की सहायता से क्या होता है कि जटिल कार्बनिक अणु जो होते हैं वो सरल अणु में टूट जाते हैं। तो ये कुछ था, अल्कोहल और शराब भी किण्वन की क्रिया से बनता है। तो ये कुछ था बेसिक डिफरेंस। तो ये श्वसन चैप्टर का पहला वीडियो था। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। यदि नहीं पसंद आया तो भी बताइए कि आपको क्यों नहीं पसंद आया, और यदि नहीं समझ आया तो आप वीडियो को फिर से देखिए और बार बार देखिए कि